राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम। राष्ट्र सर्वप्रथम की बात ललित सुमन के साथ कार्यक्रम में नेशनल टीवी चैनल कात्यायनी पर आप सभी राष्ट्रवासियों का स्वागत। उत्तर प्रदेश में 2 इंडस्ट्रियल नोड्स को सैंक्शन किया गया। एक इंटीग्रेटेड इंडस्ट्रियल टाउनशिप ग्रेटर नोएडा में जो ऑलरेडी कार्यरत है, इसके बारे में मंत्री महोदय ने जवाब में कहा कि 156 एकड़ में नए प्लॉट्स अलॉट किए गए हैं, वहाँ कुछ काम हो रहा है। तो मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूँ, जो 750 एकड़ की जो टाउनशिप है, इसमें किस प्रकार की इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट की अपेक्षा हो रही है और उससे किस तरह का बढ़ावा प्रांत को मिलेगा, रीजन को मिलेगा? धन्यवाद सर। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सांसद ने जिस प्रोजेक्ट का जिक्र किया, ये दिल्ली के नज़दीक इंटीग्रेटेड इंडस्ट्रियल टाउनशिप ग्रेटर नोएडा में लगने जा रही है। इसके लिए भारत सरकार ने 617 करोड़ रुपए रिलीज भी कर दिए हैं स्टेट गवर्नमेंट को, उसके प्रोग्रेस को देखते हुए, उसके काम को देखते हुए। अब सदन को आपके माध्यम से अवगत कराना चाहूँगा, उसमें मेजर इंफ्रास्ट्रक्चर वर्क्स भी पूरे हो गए हैं। सड़क, बाकी सर्विसेज, यूटिलिटीज़, बिजली का काम, ऑटोमेटेड वेस्ट कलेक्शन, स्टॉर्म वाटर ड्रेनेज, ये सब काम होने के बाद अब तक 5 प्लॉट 150 एकड़ के करीब अलॉट भी हो गए। अब ये जब प्रोजेक्ट्स को अगर हम गति देते हैं, समय पे राज्य सरकार सहयोग करे, समय पे डेवलपमेंट हो जाए प्रोजेक्ट के इंफ्रास्ट्रक्चर का, तो प्लग एंड प्ले जब हो जाता है और लोगों को सारी सुविधाएं एक ही जगह पे मिलती हैं, तो आप देख सकते हैं कि किस तेज गति से काम भी हुआ, पैसा भी, निर्धारित पैसा भी दिया गया। ऑलरेडी 5 यूनिट्स ने 150 एकड़ ले लिया है और मैं समझता हूं इससे लगभग 58,000 लोगों को सीधे नौकरी का साधन बनेगा और इस 58,000 को तो सीधा मिलेगा। इसके अलावा एक बार जब इंडस्ट्रियल टाउनशिप आती है, यूनिट्स आते हैं, तो उनकी एंसिलराइजेशन होती है, एंसिलरी यूनिट्स आती हैं, ढाबे खुलते हैं, होटल खुलते हैं, टैक्सी, ट्रक ड्राइवर, एक पूरा इकोसिस्टम क्रिएट होता है। तो मैं तो दरख्वास्त करूंगा कि हम सभी माननीय सांसद अपने अपने राज्य में जो प्रोजेक्ट्स हैं उसको कैसे तेज गति से इम्प्लीमेंट किया जाए, राज्य और केंद्र सरकार मिल के काम करे, मिल के तेज गति से जब प्रगति होगी। और एक छोटी जानकारी दे दूं माननीय सांसदों को आपके माध्यम से, क्योंकि ये विषय थोड़ा बहुत सबके ध्यान में रहे तो अच्छा रहेगा। एक गति शक्ति नाम का एक प्रधानमंत्री गति शक्ति एक सिस्टम अब हमने डेवलप किया है, जिसका लॉन्च हाल में ही माननीय प्रधानमंत्री जी ने किया। इससे इन सब प्रोजेक्ट डेवलपमेंट में बड़ी सुविधा होगी। सब चीज़ों को एक साथ जोड़ के एक ही पोर्टल के ऊपर लाया गया है और अगर हमारे माननीय सांसद चाहें तो हम एक स्पेशल प्रेजेंटेशन पीएम गति शक्ति की कर सकते हैं आपके सुविधा, आपके आदेश अनुसार, जिससे सभी माननीय सांसदों को भी आइडिया आएगा कैसे भविष्य में देश की विजनरी प्लानिंग चल रही है। जी, आप लीडर ऑफ द हाउस हैं, तो यहाँ जो भी बोलेंगे बिल्कुल पॉइंट में बोलिए। ग्रेटर नोएडा की बात कर रही हूँ, इतना सारा विजन दिखाया, एक्शन कब तक होगा ये हम जानना चाहते हैं। धन्यवाद। हाँ, उत्तर प्रदेश का मैंने अभी अभी ग्रेटर नोएडा की जिक्र की। आपने जैसे कहा, नोएडा का जो इंडस्ट्रियल टाउनशिप है, ये जमीन भी मिल गई है, 617 करोड़ रुपए भी इस पे खर्चा दे दिया गया है राज्य सरकार को। और मेजर वर्क मैं अभी बता रहा हूँ, तो वही तो बता रहा हूँ। और तेज गति से राज्य सरकार ने सड़कें भी बना ली, यूटिलिटीज भी प्रोवाइड कर दी, पावर ट्रांसमिशन लाइन भी लगा दी, ड्रेनेज की, स्टॉर्म वाटर ड्रेनेज का सिस्टम भी खत्म कर दिया, ऑटोमेटेड वेस्ट कलेक्शन भी कर दिया। अब ये सब काम खत्म हुआ, इसीलिए ऑलरेडी 5 बड़े यूनिट्स जिन्होंने 156 एकड़ खरीदने का निर्णय लिया है, वो भी आ गए, उन्होंने खरीद लिया और वो उस पर अभी अपना प्रोजेक्ट लगाएंगे। तो ये साधारणतः ये दर्शाता है
कि अगर राज्य सरकार संवेदनशील हो, राज्य सरकार अच्छा काम करे, तेज गति से करे, जो योगी आदित्यनाथ जी माननीय मुख्यमंत्री जी कर रहे हैं और पूरा देश देख रहा है। रोज हम देख रहे हैं कैसे प्रोजेक्ट्स शुरू भी हमारी सरकार करती है और उसका समापन भी समय सीमा पे खत्म होता है। सर, उत्तर प्रदेश के नगरों को औद्योगिक शहरों के रूप में चिन्हित करने से वहाँ के उद्योग सवाल जवाब का में काम करने वाले कामगारों को क्या लाभ मिलेगा? मैंने अभी भी माननीय सदस्य को अवगत कराया कि नोएडा में जो टाउनशिप बन रहा है, इंडस्ट्रियल टाउनशिप, उसमें 58,000 लोगों को तो सीधा रोजगार मिलेगा। इसके अलावा जब पूरा इकोसिस्टम कृपया बैठकर आपस में बात न करें। माननीय सीनियर मेंबर, प्लीज आपस में बात न करें। चारों तरफ और एंसिलरीज आती है, ढाबे बनते हैं, होटल बनते हैं, तो एक प्रकार से एक बड़ा इंडस्ट्रियल इकोसिस्टम ग्रेटर नोएडा में भी तैयार हो रहा है और आगरा में भी तैयार हो रहा है, जहां 1060 एकड़ के करीब जनवरी 2021 में राज्य सरकार ने उपलब्ध कराने की हमें कंफर्मेशन दी। उसके लिए भी ऑलरेडी कंसल्टेंट अपॉइंट हो गया है जुलाई 2021 में और उससे काम शुरू कर दिया सर्वे का और बेस मैप का। तो यही है तेज गति से काम करने का लाभ कि प्रोजेक्ट जल्दी लगते हैं और उसका लाभ जनता तक पहुंचता। मैं मंत्री जी का जवाब पढ़ा, मंत्री जी अच्छा जवाब दिया है, जो पॉइंटेड जवाब है, लेकिन मंत्री जी से मैं आग्रह करता हूं, क्या एनक्रोचमेंट जो है ये बहुत बड़ा समस्या है, ऑल इंडिया पे एनक्रोचमेंट बहुत बड़ा समस्या है और पुअर पीपल जो ज़्यादातर बीपीएल लेवल का नीचे हैं उन लोग एनक्रोचमेंट करते हैं। ये उन्होंने जवाब दिया है कि अल्टरनेटिव रेवोल्यूशन के लिए स्टेट गवर्नमेंट एंड अर्बन बॉडीज रेस्पॉन्सिबल है। ऐसा मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूँ, क्या उससे रेलवे का कुछ बातचीत होता है कि नहीं, और होता है तो कैसे हुआ? ऑनरेबल मेंबर ने जो कंसर्न रेज किया है, राज्य करीब करीब 2 या 3 राज्य मेरी पर्सनल जानकारी में है। मुंबई में बहुत अच्छा स्टेट गवर्नमेंट के साथ मिलके एनक्रोचमेंट रिमूवल हुआ है। साथ ही सूरत के पास में उधना में बहुत अच्छी तरह से स्टेट गवर्नमेंट के साथ मिलके एनक्रोचमेंट रिमूवल हो रहा है सर। ये समस्या आज की नहीं सर। एनक्रोचमेंट ऑन रेलवे लैंड बहुत पुरानी समस्या है। इसको बहुत सेंसिटिवली और बहुत संवेदना के साथ डील किया जा रहा है। कहीं पर भी ऐसा स्टेप नहीं लिया जा रहा है जिससे कि किसी के ऊपर कोई अचानक कोई मार पड़े। मैं मंत्री जी से पूछना चाहता हूँ, जो एनक्रोच लैंड है उसको वैकेंट किया गया, इसको ड्राईपोर्ट अथवा ट्रक्स का पार्किंग और अल्टरनेटिव यूज के लिए कुछ रेलवे डिपार्टमेंट मिनिस्ट्री ने कुछ सोचा है क्या, और अनएम्प्लॉयमेंट प्रॉब्लम को इसको संस्थापित करने का कुछ प्लान है क्या भविष्य में? पटरी के दोनों तरफ नैरो स्ट्रिप में एनक्रोचमेंट होता है, ऐसा ऑब्जर्व किया गया अभी तक। तो ये जो लैंड फ्री होती है ये मोस्टली किसी न किसी नए प्रोजेक्ट के लिए काम आती है। मान लीजिए डबलिंग करना है, थर्ड लाइन बिछानी है, या इलेक्ट्रिफिकेशन के लिए थोड़ी और स्पेस चाहिए, उसके लिए यूज़ होती है। जहाँ पर भी संभव है दूसरे यूजेस के लिए, पार्किंग हो या दूसरी कोई फैसिलिटी के लिए, वहाँ पे इसका उपयोग किया जाता है सर। मैं माननीय मंत्री जी से आपके जरिए मैं जानना चाहता हूँ कि ये कोरोना के वक्त में प्लेटफॉर्म टिकट से लेके काफी दाम अभूतपूर्व जो बढ़ाए हैं और जो गुजरात की ट्रेनें कोरोना के वक्त में बंद हुई है, मैं आपके जरिए माननीय मंत्री जी से यही जानना चाहता हूं कि जब सारे फ्लाइट्स प्राइवेट ऑपरेटर्स ने भी नॉर्मल कर दिया, सब नॉर्मल हो गया, तो गुजरात में जो ट्रेनें बंद हुई वो कब शुरू होगी, और कोरोना के वक्त में आपने जो अभूतपूर्व दाम बढ़ाए हैं प्लेटफॉर्म टिकट से लेके और चीजों के, वो कब कम करोगे? धन्यवाद सर। कोरोना के टाइम में देश भर में भारतीय रेलवे ने जिस तरह से चाहे ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन हो, चाहे श्रमिक स्पेशल्स चला के देश के सारे माइग्रेंट लेबर्स को पहुंचाने का काम हो, चाहे लॉकडाउन के टाइम में सामान को देश के एक कोने से दूसरे कोने तक पहुंचाना हो, इस काम को क्या आप नकार सकते हैं सर? कोई नहीं नकार सकता सर। ये काम बहुत ही अच्छा काम था। प्लेटफॉर्म टिकट की बात है सर, प्लेटफॉर्म टिकट की बात है, प्लेटफॉर्म टिकट की बात है सर। प्लेटफॉर्म टिकट आज की तारीख में देश भर में सब जगह सामान्य लेवल पे है। और एक सर प्लीज बीच में प्लीज सर एड्रेस टू द चेयर प्लीज सर। लंबे टाइम से एक इस तरह की फैसिलिटी, इस तरह का एम्पावरमेंट डीआरएम्स को दिया गया था, जो कई वर्षों से, आज नहीं सर 30-40 वर्षों से, कि जब भी उनको क्राउड कंट्रोल करना हो
या कहीं पे वो स्टेशन पे थोड़ा ध्यान रखना हो तो तब वो टेम्परेरीली बढ़ा सकते हैं। तो जहां जहां भी टेम्परेरीली बढ़ाया गया था वहां पे ऑलरेडी प्लेटफॉर्म टिकट कम कर दिया गया है। बहुत ही एक मौलिक प्रश्न है महोदय, लॉकडाउन के बाद पूरे ट्रेनें स्पेशल ट्रेन के रूप में चलना शुरू हुआ और स्पेशल ट्रेन का यात्री किराया जहां काफ़ी अधिक है वहीं लोगों को रिजर्वेशन नहीं मिलता और गाड़ियां पूरी खाली रहती हैं। मेरा आपसे यही आग्रह है कि इसे कब से सामान्य तरीके से आप उसे बहाल करेंगे, चलाना शुरू करेंगे और इसके साथ ही साथ क्या जो यात्री सुविधा जो मिला करता था बेड रोल और बाकी सुविधा, वो सुविधा कब से आप बहाल करेंगे? बहुत सारे अलग अलग विषय इसमें उठ रहे हैं सर। ऑलरेडी नॉर्मल एक्सप्रेस और मेल ट्रेन नॉर्मल फेयर पे चल रही है सर, और माननीय सांसद महोदय को अपनी डेटा अपडेट करना चाहिए। ऑलरेडी नॉर्मलाइज हो चुका है सर वो। रही बात बेडरोल की, बेडरोल हम लोग चालू करने वाले थे, लेकिन जैसे ही ये ओमिक्रॉन का थ्रेट आया है तो हम लोग इसमें बहुत सोच समझ के स्टेप्स लेंगे और ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है सर जिसके ऊपर कोई हड़बड़ी में स्टेप लिया जाए। देश भर की सुरक्षा का सवाल है, सबके स्वास्थ्य की सुरक्षा का सवाल। दिन देखिए 8 बजे रात्रि 9 बजे सुबह राष्ट्र सर्वप्रथम की बात ललित सुमन के साथ कात्यायनी टीवी पर। 22 वर्षों से प्रकाशित मदर इंडिया पत्रिका, पढ़ते रहे देश दुनिया की खबरों के लिए। 26वें वर्ष में आपके लोकप्रिय समाचार पत्र इंडिया दर्पण का प्रवेश। आप देखते रहे अपने क्षेत्र की खबरें। और अधिक खबरों के लिए आप हमारे YouTube चैनल दैनिक इंडिया दर्पण को अभी सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।